एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए बड़ी खबर आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। एक तो दो बड़ी बात है। देखिए ये आ गई है खबर, ईरान ने तेल अवीव पर फिर से साध दिया है निशाना। जी ये खबर मिल रही है, तेल अवीव पर ईरानी हमले काफी तेज हो चुके हैं। यानी एक तरफ बातचीत का दौर भी शुरू है और दूसरी तरफ अटैक भी हो रहा है। यह भी हमें देखने को मिल रहा है। हम जीजे द्विवेदी साहब का रुख करेंगे। द्विवेदी जी, दो चीजें, दो ब्रेकिंग न्यूज है। एक तरफ ईरान ने तेल अवीव पर फिर से निशाना साध दिया, दूसरी तरफ बातचीत का दौर भी शुरू हो चुका है। ये कौन सी डिप्लोमेसी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये पहले मैंने बताया था कि देखो आजकल के युद्ध में डिप्लोमेसी और जंग साथ साथ चलती है, यानी कि डिफेंस और डिप्लोमेसी साथ साथ चलते हैं। आप ये भी देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफ सिंदूर हुआ था तो चैनल चलती थी। तो पॉइंट ये है कि आजकल डिप्लोमेसी और युद्ध साथ साथ चलते हैं। और दूसरी बात होती है कि ये जो युद्ध है इनमें एक कैलिब्रेटेड, यानी कि इनमें एक सीमा होती है कि ये चाहे ऑल आउट है पर फिर भी इनमें थोड़ी सी एक सीमा रखी जाती है और एक विंडो होती है कि देखिए विंडो वो होती है डिप्लोमेसी की, कि उसमें अभी भी आसार है कि युद्ध रुक सकता है या युद्ध बंद हो सकता है या युद्ध बढ़ सकता है। तो इसलिए आजकल के जमाने का युद्ध जो है डिप्लोमेसी और डिफेंस या मिलिट्री कैंपेन साथ साथ चलते हैं। और दूसरी बात, जो अहम बात यह है कि देखिए अभी तो युद्ध का पहला दिन है, तो ये जल्दी हम कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि युद्ध किस तरफ जाएगा। पर दो चीजें इसमें बहुत अहम है। सबसे पहले युद्ध जो है ये आर पार का युद्ध होगा, क्योंकि अभी ये अमेरिका और इजराइल का ये लक्ष्य है कि किसी न किसी तरह से ईरान की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, यानी कि उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और मिसाइल कैपेबिलिटी को पूरी तरह ध्वस्त। और सर देखिए भारत में भी प्रतिक्रियाओं का दौर बड़ा तेज इस वक्त चल रहा है। राहुल गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है और वो लिख रहे हैं, रैपिडली एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटीज बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान आर डीपली कंसर्निंग। और इस समय हम सरकार से अपील करते हैं कि प्रोएक्टिव मेजर्स लें ताकि जो हमारे लोग हैं वहां पर वो कम से कम सेफ रहें, जितने भारतीय वहां पर फंसे हैं। और इसी बात का जिक्र कमर आगा साहब भी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन सुरक्षा परिषद से ईरान की अपील। तो आप देखिए एक के बाद एक घटनाक्रम यहां पर बदल रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाई जाए। इस हमले के बाद ईरान ये कह रहा है कि हमने तो रिएक्शनरी कदम उठाया है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर यूएन से अब अपील की जा रही है ईरानी सेना मजबूती से देश की रक्षा करेगी। तो अपने कदम को, अपने जवाबी हमले को ईरान इस रोशनी में दिखा रहा है कि हम पर पहले हमला हुआ है और उसके जवाब को उसको जवाब देना ये हमारे लिए भी जरूरी है। और जैदी साहब, जब हम ये खबर इस वक्त देख रहे हैं, देखिए यूएन की तरफ आप जा तो रहे हैं, लेकिन यूएन से कितनी उम्मीद की जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए यूएन को अब आज के 2025-26 में यूएन इज लाइक नॉन एग्जिस्टेंट, इनइफेक्टिव है वो। ठीक है, वो यूएन सेक्रेटरी जनरल, सिक्योरिटी काउंसिल एक बयान दे देते हैं आकर के। यूएन की ही इफेक्टिवनेस को खत्म करने के लिए ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वो पीस काउंसिल बनाया, जिसमें का थैंकफुली इंडिया हिस्सा नहीं बना, उसकी लेजिटिमेसी को खत्म करने के लिए। तो एक तरफ अमेरिका, इजराइल खुद उसको लेजिटिमेट नहीं मानता है, और एक तरफ जो है ईरान, जो कि ये क्लेम करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वो पूरे वेस्टर्न पावर से हाईजैक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक बयान के आगे कुछ इफेक्टिव होगा। और इतनी सारी वॉर्स दुनिया को तो दिखाने के लिए जरूरी है कि देखिए, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर डेफिनेटली, लेकिन ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी और कूटनीति के लिहाज से लेकिन वो है थोड़ा आर्थिक रूप से हम बात कर लेते हैं। देखिए कमर आगा साहब, जरा ये बताइए दर्शकों को, देखिए जंग भी जो है अर्थ पर डिपेंड है। यानी जो जितने जो राष्ट्र है वो सशक्त है, मजबूती के साथ डटा हुआ है, वो लंबा खींच सकता है। तो मेरा सवाल ये है सर आपसे कि अमेरिका, इजराइल आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या ये जंग खींचने की स्थिति में ईरान लंबे वक्त तक रहेगा? इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खर्च तो होते ही है जंग में। ईरान की इकोनॉमी पहले से भी काफी कमजोर है। और दूसरी बात यह कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। मैं समझता हूँ ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा प्रो अमेरिकन रिजीम्स को, जो उस क्षेत्र में है उनको। इसलिए कि अरब जनता जो है, ये जितने भी टारगेट ईरान ने इस समय किए हैं अरब देशों के में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर जो क्षति पहुंच रही है, आम अरब जनता इससे बेइंतहा खुश है। तो सर मेरा यही सवाल है कि क्या ईरान इस स्थिति में है कि वो लंबे लड़ाई को झेल पाए? जी मैं समझता हूं कि लंबी लड़ाई फिर तो चलती है, तो चलती चली जाती है, वीपन कम होते हैं, शुरू होती है, कोई जरूरी नहीं कि यही स्केल रहे।
लेकिन ये कि हिट एंड रन वाला जो टारगेट्स होते हैं वो उनके ऊपर वो जारी रखेगा। और ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, उसके समर्थक ग्रुप भी हैं और उनके पास इतनी क्षमता भी है, उन्हीं ने डेवलप की है। ये है कि देखिए अमेरिकन पावर डिक्लाइन हो रही है और डिक्लाइन होने के कारण वो ये सारे युद्ध उसी के मेन चीज़ हैं। एक छोटा सा और सवाल जोड़ देता हूं। जैसे कई देशों को हमने देखा नो टॉक, जैसे इजराइल को हमने पहले देखा था किस तरह से फलस्तीन के साथ हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे से जब तक हम बदला नहीं लेते नो टॉक। लेकिन यहां पर तो ईरान और इजराइल के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अटैक हो रहा है। तो टॉक तो हो रहा है, लेकिन टॉक के साथ साथ अटैक भी जारी है। देखिए मुझे नहीं मालूम कि इजराइल के साथ बातचीत हो रही है। इजराइल के साथ उनकी नॉर्मली बातचीत नहीं होती, थर्ड पार्टी कोई कांटेक्ट कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये जो है, माफी के साथ आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ वरुण कृष्णा हैं, वो भारतीय हैं, फंसे हुए हैं इस वक्त, और चूंकि क्या स्थिति है वो दोहा में इस वक्त मौजूद हैं। एक बार हम दर्शकों तक उनकी आवाज पहुंचा देते हैं। वरुण, इस वक्त क्या स्थिति है दोहा में, कितना तनाव है वहां पर और आपके अंदर भी? वरुण, कैन यू हियर मी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है कि वरुण तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा संपर्क हम करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी तकनीकी समस्या होगी उसको दूर किया जाए। मीनाक्षी, अब सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो हमने कमर आगा साहब से भी पूछा कि अगर लगातार युद्ध अगर ये जारी रहा, देखिए वार्ता हो रही है, अच्छी बात है, यूनाइटेड नेशंस से भी अपील कर रहा है ईरान, लेकिन रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है। जरीर साहब, अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर आप कहां देख रहे हैं और कितना इंपैक्ट होगा इसको मार्केट को लेकर? अभी देखिए सोमवार में ज्यादा वक्त है नहीं, खुलेगा ये मार्केट, वो दिखेगा भी, और इसको आप खनिज या ऑयल जितने भी चीजों को आप देखते हैं उस पर कितना असर पड़ेगा और भारत के लिहाज से भी? देखिए, ये एक रीजनल वॉर है, ठीक है। सारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज सारी सब जद में आई हैं, बहरीन, कतर और अल-उदैद एयर बेस पे सब पे अटैक हुआ है। तो ये सब जाहिर सी बात है, वॉर की सिचुएशन में इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। यमन ने अभी अनाउंस किया है, हूथियों ने अनाउंस किया है कि बाबल मंदब वो क्लोज करेंगे। ईरान ये जंग का रुख कैसे आगे बढ़ता है ये चीज़ देखने के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वो, क्योंकि दुनिया का 30% जो तेल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, तो अगर वो भी क्लोज होता है तो नेचुरली ऑयल प्राइसेस बहुत ही स्पाइक करेंगी और पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे उस चीज़ का असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली, बट हमें ये चीज़ देखना है कि ये वॉर का डायरेक्शन जा किस तरफ रहा अभी, क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ रिवील नहीं किया है कि उनके कौन से सीनियर अधिकारी या मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए और काफ़ी कैजुअलिटीज तो हुई हैं। वेट करेंगे, लेकिन हम इस वक्त दोहा का रुख कर लेते हैं। वहां से वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आप अभी कहां पर फंसे हुए हैं? और क्योंकि अब जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश है, जब उन पर अटैक्स हुए हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, तो एक कंसर्न इस वक्त ये भी है। आप कहां पर हैं, वहां क्या घटना अभी घट रही है, बताइए। मैं तो दोहा एयरपोर्ट में थे। आई मीन टुक अ फ्लाइट, दोहा से बार्सिलोना जा रहे थे। फ्लाइट तो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ एंड 1 घंटे के लिए हम चले, एंड देन 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट हम आसमान में थे। एंड फिर कैप्टन ने अनाउंस किया कि हम सिक्योरिटी इश्यूज के कारण से हम वापस आ रहे हैं दोहा में। मगर 2 घंटे हम सर्कल कर रहे थे एंड कोई पता भी नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है। एंड हम लैंड हो गए वापस, एंड लैंड होने के बाद भी हम प्लेन में ही बैठे थे आधे घंटे के लिए, एंड उसके बाद ही हमको बाहर आने दिया। एंड हम पता भी नहीं क्या हो रहा है अभी। तो अभी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल पाए हैं क्या वरुण, या अभी भी एयरपोर्ट पर ही आपको रहने के लिए कहा गया है? मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ अभी, एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ। एंड अगला फ्लाइट, हमें वो जो फ्लाइट हम में बुक किए थे वो बार्सिलोना जाने के लिए, वो पता नहीं कब वो रीशेड्यूल होगा। अभी एयर स्पेस बंद है बोला गया है, सो पता नहीं, वेट करने के लिए बोला है। वरुण, आप ट्रैवल कर रहे थे या आप दोहा में रहते हैं, प्लेस्ड हैं यहाँ कहीं आसपास? नहीं, मैं ट्रैवल दोहा में ट्रांसिट कर रहे थे। चेन्नई से आया हूँ एंड दोहा में ट्रांसिट करके बार्सिलोना जा रहा हूँ काम के लिए। एंड हाँ, सो यहाँ पे अभी फंस गए हैं। एंड आज दोपहर को मैं बार्सिलोना स्पेन पहुँचना था, मगर पता नहीं कब क्या करना है। तो एयरलाइंस आपको कोई अभी रिस्पांस, कोई जवाब दे पाई है कि एग्जैक्टली वहाँ क्या घट रहा है, या आप सेफ रहे? क्योंकि अभी आपकी सेफ्टी एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। आप तक क्या जानकारी? हाँ, अभी बोल रहे हैं कि जस्ट वेट करने के लिए बोला है एयरपोर्ट के अंदर। एंड जो लोग दोहा जाना चाहते हैं वो तो बैगेज लेकर जा सकते हैं, मगर हमका ट्रांसिट में ट्रांसफर करना है यहाँ पे, तो वेट करने के लिए बोला है। 1-2 घंटा लगेगा कि आइडिया दिया है, बट अभी तक ऑलरेडी
1 घंटा हो गया। तो आपके घर वालों से आपका संपर्क हुआ इंडिया में, और साथ ही वहां पर तो एयरपोर्ट पर तो और भी भारतीयों की मौजूदगी होगी, क्या हलचल है, क्या बातचीत अगर हुई होगी आप लोगों की? हाँ, एयरपोर्ट का माहौल अच्छा ही है। आई मीन इतना तो ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ये तो जो फ्लाइट्स अभी टेक ऑफ हुए हैं दोहा से वो वापस आए हैं, और बाकी फ्लाइट जो शेड्यूल हुए हैं वो कैंसिल हैं। सो अभी क्राउड बढ़ रहा है यहाँ पे। सुबह कम था जो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट में थे, बट अभी थोड़ा बढ़ गया है। नो इन्फॉर्मेशन क्या कब नॉर्मलसी कब रेज्यूम हुआ, कोई आइडिया नहीं किसी को। चलिए, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वरुण, अपना ख्याल रखें, आप सेफ रहें इस वक्त, यही हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, एक तरफ ईरान और इराक की बात हुई है, ईरान ने यूएन में भी अपील लगाई है, और इस बीच सऊदी अरब ने ईरानी हमले की निंदा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि देखिए